गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और इसमें आज चैप्टर रिवाइज करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अपनी नोटबुक खोल के बैठो, क्वेश्चंस आप लोग ही करोगे, कॉन्सेप्ट समझते जाना। ठीक है, टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपका 3 to 5 मार्क्स का लगभग 4 क्वेश्चन इसमें से आप मान के चलो। ठीक है, ऑन एन एवरेज आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। लेकिन आप कहोगे मैडम अभी बात समझ आई नहीं। ठीक है, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। अरेंजमेंट क्या होता है? जब हम किस ऑर्डर में बोल रहे हो वो ऑर्डर मैटर करें। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब ऑर्डर मैटर। अब ऑर्डर मैटर से मतलब, जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है देव। ठीक है, तुम इसके अल्फाबेट चेंज कर दो, आगे पीछे कर दो, तो देखना नाम चेंज हो जाएगा, है ना? तो यानी कि बताओ, ऑर्डर मैटर कर रहा है कि हम किस ऑर्डर में बोल रहे हैं। यूज तो यही 3 अल्फाबेट कर रहे हैं, बट ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, नाम बदल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर मैटर। ऐसे अगर मैं मार्क्स की बात करूं, ठीक है, आपके मार्क्स आए 123, ठीक है, या फिर 321, मैटर कर रहा है? बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो समझ में आ रहा है? तो यहां देखो किस ऑर्डर में बोलेंगे, ये ऑर्डर मैटर कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, पर्सन बैठे हैं बेंच के ऊपर, इधर फर्स्ट पर्सन है या फिर सेकंड पर्सन है, फर्क पड़ेगा ना, पहले वाले को तो उठना पड़ेगा, उसकी गोद में तो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो अरे नलायक को, भावनाओं को समझो। हाँ जी, भावना को नहीं। तो ये बताओ, फर्स्ट प्लेस पे कौन बैठा है, सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है, मैटर करेगा। तो ये जो क्वेश्चंस है, यानी कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स ऑन डिजिट है, डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन, या जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट है, तो ये क्वेश्चन किसके बनेंगे? परमुटेशन। ठीक है, फॉर्मूले की बात हम बाद में करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, कि हम किस ऑर्डर में बोल रहे हैं वो ऑर्डर मैटर करें। ठीक है, यानी कि अगर 2 वैल्यू आपको दे रखी है ए और बी, आप इसको 2 वैल्यू कंसीडर करो, ए बी को अलग कंसीडर करो, बी ए को अलग कंसीडर करो, तो इन वैल्यू को 2 कंसीडर करो। समझ में आ रहा है? तो इसको 1, इसको 2, ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन, यानी कि ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर डजंट मैटर, हम किस ऑर्डर में बोल रहे हैं वो मैटर ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कमेटी बनानी है, ठीक है, कमेटी बनानी है 5 मेंबर की, 10 मेंबर्स है, 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 पर्सन आए। फिर मैं कहूं नहीं, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ ये आए, कोई फर्क पड़ रहा है? मतलब तो उन 5 बंदों से ही है। ठीक है, तो यहां हम किस ऑर्डर में उनको बोलेंगे, तो ये तो मैटर नहीं कर रहा ना, मतलब तो उन 5 बंदों से ही है। ठीक है, तो कमेटी वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन किसका होगा? कॉम्बिनेशन। या फिर ग्रुप वर्ड आ जाए, केवल अपने को ग्रुप बनाना है 3 वैल्यूज का, मान लिया 3 वैल्यू का ग्रुप बनाना है, तो कौन सी 3 वैल्यू होगी, पहले, दूसरी, तीसरी, या तीसरी, दूसरी, पहली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब तो उन 3 वैल्यू से ही है। ठीक है, तो ग्रुप वर्ड आ जाए, कमेटी वर्ड आ जाए, चूज, चॉइस, टीम, इस टाइप की वर्डिंग अगर आ जाती है तो यहां क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। इतनी बात क्लियर? ठीक है, या फिर जितनी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है। अब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में तुम कहोगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में कैसे? जैसे अगर मान लिया कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको लाइंस बनानी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
आपने ए पॉइंट को बी पॉइंट से मिलाया या बी पॉइंट को ए पॉइंट से मिलाया, तो आप ए बी और बी ए इसको दो वैल्यू कंसीडर कर रहे हो, ए की वैल्यू कंसीडर करोगे ना, ए को बी से मिलाया या बी को ए से मिलाया, मतलब तो एक लाइन बनने से ही है ना। तो हम इसको दो वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे ना, एक ही कंसीडर कर रहे हैं, या तो हम ए बी मान रहे हैं या फिर बी ए मान रहे हैं। तो किस ऑर्डर में हम ले रहे हैं वो तो मैटर नहीं कर रहा ना, ए बी लिया या बी ए लिया। तो यहां पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। इतनी बात बताओ क्लियर हो गई क्या? तो बस देखो इतने से क्वेश्चंस बनते हैं आपके सारे, टोटल कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, इस टाइप की वर्डिंग आ जाती है कॉम्बिनेशन लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो परमुटेशन लगेगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आ जाता है कि अगर ऑर्डर मैटर करे परमुटेशन लगेगा, ऑर्डर मैटर ना करे तो कॉम्बिनेशन लगेगा। फिर इनके दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्लियर है यहां तक? बताओ किसी को प्रॉब्लम? तो एक बार मुझे बताएंगे परमुटेशन मतलब, सबकी आवाज, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब ऑर्डर मैटर, हम किस ऑर्डर में बोल रहे हैं वो मैटर करे। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, मतलब हम किस ऑर्डर में बोले वो मैटर ना करे तो कॉम्बिनेशन। तो दो इनके फॉर्मूले आने चाहिए, परमुटेशन एन पी आर, फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन एन सी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, इन दो फॉर्मूले में बताओ किसी को प्रॉब्लम? सॉल्व करना आता है सभी को? मान लिया आपको दे रखा है 5p3, सॉल्व कैसे करते हैं इसको? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, इसको लिखा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये वैल्यू कैंसिल, कितना आया? 5 4 3। इतनी बात क्लियर है? इस वैल्यू को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका यहां पे 3 दे रखा है तो 3 स्टेप डिमिनिशिंग वैल्यू, मतलब आप इसको लिखोगे कैसे? 5 4 3, 3 स्टेप लिख दोगे, 1 2 3, 3 स्टेप। समझ में आ रहा है परमुटेशन सॉल्व कैसे करना है? इसके बाद कॉम्बिनेशन देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लिया दे रखा है 5c2, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहां तक बात क्लियर है? सॉल्व करते हैं 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, 5 इंटू 2 कितना आंसर? 10। समझ में आया कैसे सोल्व करना है? या हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, यहां देखो क्या दे रखा है? 2, तो उतने स्टेप डिमिनिशिंग वैल्यू, तो यानी कि 2 स्टेप डिमिनिशिंग वैल्यू लिखोगे 5 इंटू 4 डिवाइड में ये वैल्यू का फैक्टोरियल 2, तो सोल्व करके कितना आ गया? 10। तो क्लियर है दोनों को सोल्व कैसे करना है? ठीक है, यहां तक बताओगे एक बार किसी को प्रॉब्लम? तो एक बार मुझे फिर से बताएंगे, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब ऑर्डर मैटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब ऑर्डर डजंट मैटर। कमेटी वर्ड आ जाए क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। प्रॉब्लम्स ऑन डिजिट, प्रॉब्लम ऑन डिजिट, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? परमुटेशन है ना, ऑर्डर मैटर करेगा ना, 1 2 3 3 2 1 है ना, मैटर कर रहा है। नेक्स्ट बताओ, सिटिंग अरेंजमेंट परमुटेशन, टीम वर्ड आ जाए कॉम्बिनेशन, चूज वर्ड आ जाए कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कहां परमुटेशन लगेगा कहां कॉम्बिनेशन। उसके बाद फॉर्मूला आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में सब जगह कॉम्बिनेशन होती कौन सी है? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, डायगोनल्स कितने बनेंगे, कोर्ड्स कितनी बनेगी, ये सब, पैरेललोग्राम कितने बनेंगे, सब जगह कॉम्बिनेशन। अब फॉर्मूला आना चाहिए NPR, फॉर्मूला बताना क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये दो फॉर्मूले आने चाहिए, फिर इनको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे 5p3 ये वैल्यू है, तो यहां जो भी वैल्यू दे रखी है उतने स्टेप डिमिनिशिंग वैल्यू। तो एक बार मुझे सॉल्व करके दिखाओ। 7p4, बताओ क्या लिखे?
7 6 5 4। कैलकुलेशन में बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसके बाद मुझे सॉल्व करके दिखाओ 7C3। 7 6 5 डिवाइड बाय 3 2, कितनी वैल्यू? 35। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, हाँ जी। क्या? कहां पर? इसका फैक्टोरियल आएगा डिवाइड में, यहां जो वैल्यू उसका फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, हाँ जी, यहां तक बताओ समझ में आया सभी को? कैलकुलेशन में किसी को भी प्रॉब्लम? फैक्टोरियल सॉल्व करना आता ही है सभी को? तो एक बार बता रहा मुझे 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल? 120। 7 फैक्टोरियल? चलो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 130 बोले 120, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, यहां तक याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट कर लो और इससे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। अब इसके बाद यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? इतनी बात क्लियर हो गई कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स ऑन डिजिट है और सीटिंग अरेंजमेंट है, सारे क्वेश्चन किसके बनेंगे? परमुटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल सबको सॉल्व करना आता है। एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, मान लिया मैंने दिया 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, देन x इज इक्वल टू व्हाट? डन। अभी देखो एलसीएम लेना सीखना पड़ेगा पहले। ठीक है, काफी सारे बच्चे सीधा सॉल्व करने लग गए। टिक जा। हाँ जी, देखो एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। एलसीएम आएगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड ही है ना 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। अब इसको बताओ 8 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करें? 8 इंटू 7, देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ऊपर भी तो इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 7 56। नेक्स्ट वैल्यू देखो, इसको 8 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करें? 8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो इधर 8 आ जाएगा और इधर कितना है? x। तो देखो कितनी वैल्यू आ गई? 64। क्लियर है? डन। ऐसे किस किसने किया था? बाकी सबने सॉल्व करके किया? अच्छा, हाँ जी। अब करो 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/12 फैक्टोरियल। हाँ, 10 फैक्टोरियल। फिर क्या एलसी पे लग गए? अभी तो बताया। देखना एलसीएम कितना आएगा? 12 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखोगे? 12 इंटू 11, नेक्स्ट वैल्यू 12 इज इक्वल टू x। अब कर लो एलसी पे, 12 इंटू 11 मेमोरी प्लस 12 मेमोरी प्लस एमआरसी। आप कर लो, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 144। यहां तक बताओ सबको क्लियर है क्या?
एक क्वेश्चन और करो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 देन n इक्वल टू वट। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन में एडिशनल बेनिफिट मिलता है, पॉइंटों में तो होती नहीं वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू होती है। तो इसके ऐसे फैक्टर जरूर बन जाएंगे जो दो कॉन्जिक्वेटिव टर्म है। तो बताओ बन रहे हैं फैक्टर 6 इंटू 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5। कंपेयर करो n कितना होगा 6, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लोगे गो बाय चॉइस से। बताओ कैलकुलेशन करना सभी को आ गया? ठीक है, अब है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके साथ डील कैसे करना है। कौन सा? n माइनस 1 है इक्वल टू 30। इस वैल्यू के ऐसे फैक्टर जरूर बनेंगे जो दो कॉन्जिक्वेटिव टर्म है। तो 30 के फैक्टर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे 6 इंटू 5। ऐसे फैक्टर डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, गो बाय चॉइस से भी कर सकते हो। हाँ जी, क्या 5 इंटू 6 मतलब? हाँ हाँ हाँ, बन गए। बड़ी वैल्यू तो बड़े के इक्वल रखोगे। ठीक है, 6 आए। हाँ जी, अब वर्ड प्रॉब्लम, सिटिंग अरेंजमेंट, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको कैसे करना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 बॉयज है 4 गर्ल्स है। पहला क्वेश्चन करो व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। टोटल 9 पर्सन है, 9 पर्सन 9 प्लेसेस, कितने वेज से अरेंज 9 फैक्टोरियल। ये पता है सभी को? किस किस को नहीं पता ये बात? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। मान लिया 5 पर्सन है, ठीक है, 5 पर्सन, उनको 3 प्लेसेस पे बैठना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो थ्योरम पता होना चाहिए। एक होती है एडिशन थ्योरम, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये दो थ्योरम आपको आनी चाहिए। ठीक है, एडिशन थ्योरम होती है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है एंड। और का मतलब जब या तो हमें पहला काम करना है या दूसरा काम करना है, दोनों काम एक साथ नहीं करने। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है फर्स्ट वर्क भी करना है, सेकंड वर्क भी करना है, थर्ड वर्क भी, जितने भी काम है सारे काम करने हैं। ठीक है, अब देखो मान लिया 5 पर्सन है, 5 पर्सन में से 3 पर्सन उनको बैठना है। ठीक, अब देखो फर्स्ट प्लेस पे भी कोई आएगा, सेकंड पे भी आएगा, थर्ड पे भी आएगा, तीनों काम करने हैं। थ्योरम कौन सी लगेगी? मल्टीप्लाई। तो बताओ फर्स्ट प्लेस पे 5 पर्सन थे, कोई भी बैठे, कितनी चॉइसेस? 5। तो इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है? 5। अब एक पर्सन बैठ गया, एक पर्सन कम हो गया। बताओ नेक्स्ट प्लेस के लिए कितने पर्सन बचे? अब एक पर्सन और बैठ गया, नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइस बची? 3। अब तीनों काम करने हैं कौन सी थ्योरम? मल्टीप्लाई। समझ में आया? ठीक है, अब अगर ऐसे ही 5 प्लेसेस होते, ये 5 प्लेसेस 5 पर्सन होते, अब देखो इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है? 5। 1 2 3 4 5, 5 पर्सन है, 5 चॉइसेस है। अब एक पर्सन बैठ गया, नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? 4। नेक्स्ट के लिए 3, नेक्स्ट के लिए 2, नेक्स्ट के लिए 1। तो 5 पर्सन 5 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर यहां तक? तो 5 पर्सन 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 थिंग 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकती है। ठीक है, अब ये दोनों थ्योरम क्लियर है। एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और बता ही देती हूं। अगर मान लीजिए जैसे कुछ इस टाइप की वैल्यू आ गई, जैसे कैलकुलस है, कैलकुलस, अब इसमें सबको अरेंज करना है। तो देखो सीधा सीधा अरेंज कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वैल्यू 8 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज होगी? 8 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया। बट यहां देखो कुछ वैल्यू रिपीट है। देखो C रिपीट है, L रिपीट है, U रिपीट है, तो कुछ वैल्यू रिपीट है। तो अगर इस तरीके से रिपीटेड वैल्यू हो तो आपको क्या करना है, जो जितने टाइम रिपीट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। तो यहां C रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल, L रिपीट है 2 फैक्टोरियल, U रिपीट है 2 फैक्टोरियल। समझ में है कैसे सॉल्व करना है? तो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। वर्ड गिवन है मैथमेटिक्स। अब इसमें बताओ टोटल कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वैल्यू 11 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज होगी? 11 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है, M रिपीट है, A रिपीट है, T रिपीट है। ठीक है, तो 3 वैल्यू रिपीट है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ में आया?
ठीक है। अब जैसे वर्ड दे रखा है परमुटेशन, बताओ कितनी वैल्यू है टोटल, इसको अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वैल्यू 11 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, 11 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है इसमें, टी रिपीट है और बस एक ही वैल्यू रिपीट है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आया करना कैसे है, ठीक है, सिंपल है। एक क्वेश्चन और करो, सीरीज गिवन है, टोटल कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू 6 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, क्या रिपीट है इसमें, ई रिपीट है, एस रिपीट है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर मान लिया कुछ ऐसा आ जाए, एक वर्ड दे रखा है, मान लिया कोई वर्ड लेना जिसमें रिपीटेशन ना हो, वर्ड ले लें, चलो नहीं थोड़ा सा बड़ा तो लो, ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है, ये एक वर्ड है। इसमें 2-3 में कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है, आपको 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, ठीक है। तो ये बताओ यहां पर आपके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लिया आपने डी लिख दिया, एक वैल्यू यूज कर ली, कितनी वैल्यू बची 1 2 3 4 5 6, तो इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस 6, एक वैल्यू और यूज कर ली, कितनी बची 5, नेक्स्ट के लिए 4। समझ में आया क्वेश्चन करना कैसे है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। अब मान लिया वर्ड यही दे रखा है ट्यूसडे, आपको 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, लेकिन इसमें मैंने ये दे दिया कि आपकी स्टार्टिंग डी से ही होनी चाहिए सबकी, ठीक है। तो ये तो फिक्स है ना, यहाँ पे डी लिखा जाएगा। अब एक वैल्यू तो लिखनी यहाँ पे है, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। अब यहाँ के लिए बताओ कितनी चॉइस है, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट के लिए 4। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, नेक्स्ट करो। देखो वर्ड दे रखा है ट्यूसडे और शांति रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब अगर मान लिया आपको 5 लेटर वर्ड बनाने हैं और स्टार्टिंग आपकी टी से हो, एंडिंग वाई से हो, ठीक है, ये कंडीशन है। तो स्टार्टिंग टी से हो, एंडिंग वाई से हो। अब बताओ इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट के लिए 3। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है। अब मैंने आपको वर्ड दिया ट्यूसडे और मैंने बोला जितने भी वोवल्स है वो इवन प्लेसेस पे आए, सारी वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है, 7 की 7 वैल्यू लिखनी है। अब इवन प्लेसेस देखो कौन कौन से है, 1 2 3, ये 3 प्लेसेस है, और वोवल कौन कौन से है, 1 2 3। अब बताओ 3 प्लेसेस है, 3 वैल्यू है, कितने वेज से अरेंज, 3 फैक्टोरियल है ना, 3 प्लेसेस 3 वैल्यू 3 फैक्टोरियल, तो ये अरेंज कर दी। अब देखो यहां पे मान लिया कोई भी 3 वोवल हमने लिख दिए, अब बताओ कितने प्लेसेस बचे, 4 प्लेसेस 4 कॉन्सोनेंट, कितने वेज से अरेंज, 4 फैक्टोरियल। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है सभी को। अब इसमें अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देती इसी में कि जो वोवल्स है वो ऑड प्लेसेस पे आए, ठीक है, वोवल्स ऑड प्लेसेस पे आए। अब बताओ ऑड प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4, और वोवल्स कौन कौन से हैं, 3। तो यहां बताओ कितनी चॉइस है, 4 प्लेसेस है और 3 वैल्यू अरेंज करनी है, कितने वेज से कर सकते हैं, क्या है, हाँ अरे ऑड प्लेसेस पे लिखने हैं वोवल्स, क्या, हाँ मैंने ये बोला है वोवल्स इवन प्लेसेस पे है, हाँ वोवल्स इवन प्लेसेस पे है, ऑड प्लेसेस पे बोल रहा है, वोवल्स ऑड प्लेसेस पे आए। क्या कहना चाह रहे हो, अरे क्या कहना चाह रहे हो,
बताओ। अच्छा, हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं, वोवल्स ऑड प्लेसेस पे आए, ठीक है। अब बताओ वोवल्स ऑड प्लेसेस पे कितने प्लेसेस है अपने पास, 4, और वोवल्स कितने हैं, 3। 4 प्लेसेस पे 3 वैल्यू। पहली वैल्यू के लिए बताओ कितने प्लेसेस है, 4। नेक्स्ट वैल्यू कितने प्लेसेस, 3। नेक्स्ट वैल्यू के लिए 2। अब मान लिया आपने वोवल लिख दिया, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 3 प्लेसेस ही फिल होंगे ना एक बारी में, तो चारों प्लेसेस तो फिल हो ही नहीं सकते 3 वैल्यू से। अब बताओ कितने प्लेसेस बच जाएंगे, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस बच जाएंगे ना। अब 4 प्लेसेस पे 4 कॉन्सोनेंट कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। समझ में आया क्वेश्चन करना कैसे है, ये क्वेश्चन समझ में आया। आपको ऑड प्लेसेस पे वोवल्स को अरेंज करना है, ऑड प्लेसेस कितने हैं, 4, वैल्यू कितनी अरेंज करनी है, 3, तो कितने वे से हो सकती है, 4p3, 4p3 कह लो या 4 इंटू 3 इंटू 2। अब रिमेनिंग 4 वैल्यू 4 प्लेसेस कितने वे से अरेंज, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक बार एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। वर्ड आपको दे रखा है मंडे, तो टोटल 6 वैल्यू है, ये 6 वैल्यू, और इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं, ओ और ए, ये आपके ऑड प्लेसेस पे आए, ऑड प्लेसेस पे आए, वोवल्स ऑड प्लेसेस पे आए। तो 1 2 3, 3 प्लेसेस है और कितनी वैल्यू है, 2। 3 प्लेसेस 2 वैल्यू कितने वेज से अरेंज, 3p2, 2 प्लेसेस फिल हो गए, कितने प्लेसेस बचे, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस रिमेनिंग 4 वैल्यू कितने वेज से अरेंज, 4 फैक्टोरियल। क्लियर है, ठीक है। इवन और ऑड प्लेसेस आ जाए, क्लियर है कैसे सॉल्व करना है। अब मान लिया आपको यही वर्ड दे रखा है ट्यूसडे, और इसमें मैं कह दूं वोवल्स अकर टुगेदर, वोवल्स अकर टुगेदर। तो देखो वोवल्स हमेशा एक साथ आए, तो जब भी ऐसे कुछ थिंग आपको एक साथ लेनी है, तो देखो कौन कौन सी थिंग आपको एक साथ लेनी है, यू ई ए, तो यू ई ए, ये 3 वैल्यू एक साथ आनी चाहिए। बाकी बचा क्या, टी एस डी वाई। तो जो थिंग एक साथ लेनी है उनको एक कंसीडर कर लो, बाकी सब अलग अलग। तो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू 5 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज हो सकती है, 5 फैक्टोरियल, n थिंग n प्लेसेस n फैक्टोरियल। तो ये हमारा 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो गया। अब ये 3 वैल्यू आपस में भी तो अरेंज हो सकती है ना, तो ये 3 वैल्यू 3 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो जब भी कुछ पर्टिकुलर थिंग एक साथ आए उनको एक मान लो, बाकी सब अलग अलग, ठीक है। अब इसमें अगर मैं तुम्हें दे दूं क्वेश्चन, कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, करो सॉल्व। कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, सबकी आवाज टी एस डी वाई, इनको एक मान लिया, बाकी अलग अलग यू ई ए। क्लियर है यहां तक, 1 2 3 4, 4 वैल्यू 4 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, 4 फैक्टोरियल। ये 4 वैल्यू 4 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, 4 फैक्टोरियल। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। अच्छा, अगर इसमें मैं कह दूं वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, नेवर अकर टुगेदर, एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपका क्वेश्चन में नेवर आ जाता है, हमेशा सॉल्व करते हैं टोटल माइनस ऑलवेज अकर टुगेदर। तो देखो टोटल अरेंजमेंट में से जिन जिन अरेंजमेंट में वो एक साथ आ सकते हैं, वो सारे अरेंजमेंट हम हटा रहे हैं, तो किसी में भी एक साथ नहीं होंगे ना। तो एक बार इसको करके देखते हैं, वर्ड यही दे रखा है ट्यूसडे, तो एक बार सॉल्व करके बताओ, इसमें वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। वोवल्स कौन कौन से हैं, यू ई ए, बाकी बचा टी एस डी वाई। तो पहले देखो टोटल अरेंजमेंट, टोटल कितनी वैल्यू है बताना, 7, 7 वैल्यू 7 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, 7 फैक्टोरियल। माइनस कर देंगे वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, तो वोवल्स को 1 मान लो, इनको अलग अलग 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू 5 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज,
5 फैक्टोरियल। ये 3 वैल्यू आपस में 3 फैक्टोरियल। समझ में नेवर कैसे सोल्व करना है। टोटल अरेंजमेंट में से जिन जिन में वो एक साथ आएंगे वो सारे अरेंजमेंट हटा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नो टू वर्ड आ जाए। नो टू वोवल्स अक्कर टुगेदर। नो टू वोवल्स अक्कर टुगेदर, कोई भी 2 वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए। तो जब भी नो टू वर्ड आ जाए जिसके साथ नो टू वर्ड है पहले उससे डिफरेंट वाले को अरेंज करते हैं। तो बताओ डिफरेंट कौन है? कॉन्सोनेंट। तो पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज करेंगे। कितने कॉन्सोनेंट है? 4 कॉन्सोनेंट 4 प्लेसेस कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। अब बाकी प्लेसेस काउंट कर लो 1 2 3 4 5। 5 प्लेसेस पे ये 3 वैल्यू कितने वे से अरेंज? 5 P 3। 5 प्लेसेस में से कितने प्लेसेस फिल करने हैं? 3 प्लेसेस। क्लियर है? क्योंकि पहली वैल्यू किसी भी 5 प्लेस पे, नेक्स्ट वैल्यू किसी भी 4 पे, नेक्स्ट किसी भी 3 पे। डन। तो ये कॉन्सेप्ट है परमुटेशन का। यहां तक क्लियर है? जब भी नो टू वर्ड आ जाए, नो टू वर्ड जिसके साथ भी हो पहले उससे डिफरेंट वाले को अरेंज करते हैं। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है? वोवल से डिफरेंट कॉन्सोनेंट। तो पहले कॉन्सोनेंट अरेंज करेंगे। 4 कॉन्सोनेंट है, 4 कॉन्सोनेंट 4 प्लेसेस कितने वे से अरेंज? 4 फैक्टोरियल। रिमेनिंग प्लेसेस देखो 1 2 3 4 5। 5 प्लेसेस पे ये 3 वैल्यू कितने वे से अरेंज हो सकती है? 5p3। यहां तक बताओ सबको क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं परमुटेशन के, वर्ड प्रॉब्लम्स में से, और लगभग आपके सीटिंग अरेंजमेंट के भी सेम क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आ जाता है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट remain their relative position, remain their relative position। एक ये क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आ जाता है। अब जैसे वर्ड क्या दे रखा है तुम्हें? ट्यूसडे। इसका मतलब क्या होता है रिलेटिव पोजीशन का? रिलेटिव पोजीशन का मतलब है वोवल्स चाहे वहीं रहेंगे। बताना वोवल्स कौन कौन से प्लेस पे है? सेकंड, थर्ड और 6। तो यहीं पे रहेंगे, आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो बताओ प्लेसेस कितने हैं? 3। वैल्यू कितनी है? 3 वैल्यू 3 प्लेसेस आपस में कितने वे से अरेंज? 3 फैक्टोरियल। बाकी वैल्यू कितनी बची? 1 2 3 4। तो बाकी 4 वैल्यू 4 प्लेसेस पे कितने वे से अरेंज? 4 फैक्टोरियल। समझ में आया? अगर रिलेटिव पोजीशन वर्ड आ जाए आंसर क्या हो जाएगा? वोवल्स फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट फैक्टोरियल। वोवल्स फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट फैक्टोरियल। सिंपल है? क्लियर यहां तक सभी को? तो देखो ये कॉन्सेप्ट है आपका मेन। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा डिजिट से रिलेटेड। तो डिजिट में सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सिलेक्टेड डिजिट किसको बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड डिजिट होती है 0 1 2 अप टू 9। टोटल बताओ कितनी वैल्यू है? 10। 10 में से अगर एक भी कम कर दी मतलब सिलेक्टेड डिजिट है। ठीक है, यानी कि 1 से 9 दे दिया, 2 3 5 7 दे दिया, कुछ भी दे दिया, सिलेक्टेड है। अगर 0 से लेके 9 तक सारी वैल्यू दे दी वो उसको सिलेक्टेड नहीं बोलते। ठीक है, तो अगर सिलेक्टेड डिजिट है, कुछ भी मेंशन नहीं है, अंडरस्टूड होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अब कोई भी डिजिट एक बार हम ले लेते हैं 5 7 8 9 2। मान लिया ये डिजिट्स है, हमें इससे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो बताओ इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5। कितनी चॉइसेस? 5। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 3। किसी को प्रॉब्लम? सिंपल है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर बनाओ, लेकिन इवन नंबर बनाओ। इवन नंबर बताओ कब बनेंगे? लास्ट में एक इवन वैल्यू होगी। अब इवन वैल्यू बताओ कौन कौन सी है? तो कितनी चॉइसेस है इसके लिए? 2। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बारी में तो एक ही वैल्यू लिखोगे। मान लिया हमने 2 लिख दिया, एक डिजिट यूज कर ली, कितनी डिजिट बची? नेक्स्ट के लिए 3। समझ में आया इवन नंबर कैसे बनाने हैं? अच्छा, अब इसी से बनाओ ऑड नंबर। ऑड नंबर कब बनेंगे? जब यहां पर, अरे सबकी आवाज, लास्ट में ऑड वैल्यू होगी। ऑड वैल्यू कितनी है? तो यहां के लिए कितनी चॉइसेस? 3। एक बारी में तो एक ही वैल्यू लिखोगे। यहां के लिए कितनी चॉइस? नेक्स्ट के लिए 3। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये ऑड नंबर बन गए। ठीक है, इसके बाद
ये डिजिट से रिलेटेड लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो ये बताओ यहां तक सबको क्लियर है। अब इसमें अगर मान लिया आपको डिजिट दे रखी है 0 1 5 4 7 9, मान लिया ये डिजिट दे रखी है, हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर या 3 डिजिट ही ले लेते हैं, छोटा क्वेश्चन। अब बताओ इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? 0 लिख सकते हो? नहीं, तो 1 2 3 4 5, कितनी चॉइस? 5। मान लिया 9 लिख दिया, ठीक है, एक डिजिट हमने यूज कर ली। अब नेक्स्ट पे 0 आ सकता है? तो कितनी चॉइस? 5। नेक्स्ट के लिए 4। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, बस इस प्लेस पे हम 0 नहीं लिख सकते। तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे, इसमें ऑड नंबर बनाओ, 3 डिजिट ऑड नंबर। अब बताओ ऑड नंबर कब बनेगा? जब इधर ऑड वैल्यू होगी। ऑड वैल्यू कौन सी है? 5 7। यहां के लिए कितनी चॉइस? 4। हाँ 9 भी है, 4 चॉइस। ठीक है, यहां लिख दिया। एक बारी में तो एक ही वैल्यू लिखोगे, मान लिया 7 लिख दिया, एक डिजिट यूज कर ली, एक डिजिट यूज हो गई, कितनी डिजिट बची? 5। अब इधर बताओ कितनी चॉइस है? क्यों? 0 तो नहीं लिख सकते ना, तो 4 चॉइस। मान लिया 4 लिख दिया, 2 डिजिट यूज कर ली। अब बताओ कितनी डिजिट बची? नेक्स्ट पे तो 0 आ ही सकता है, तो कितनी चॉइस? 4। समझ में आया डिजिट वाले क्वेश्चन कैसे करने? बस इतना सा ध्यान रखना है, 0 हमारे इस प्लेस पे नहीं आ सकता। सिंपल। तो यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? फर्स्ट पार्ट देखो, इस प्लेस पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, 0 तो नहीं लिख सकते, बाकी कोई भी 5 वैल्यू। अब मान लिया 9 लिख दिया, एक डिजिट यूज कर ली, नेक्स्ट पे तो 0 आ ही सकता है, तो 5 चॉइस, नेक्स्ट के लिए 4। क्लियर है? तो ये हमारे डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? डन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सर्कुलर। अगर देखो ये तो हमारी लाइन में बैठे थे पर्सन, ठीक है, अगर सर्कल में बैठते हैं तो n थिंग n प्लेसेस n माइनस 1 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होती है। ठीक है, किसी भी एक पर्सन को हम फिक्स कर लेते हैं। समझ में आया? तो सर्कुलर में n थिंग n प्लेसेस बताना कितने वेज से अरेंज? n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 5 पर्सन 5 प्लेसेस सर्कुलर में कितने वेज से अरेंज? 4 फैक्टोरियल। समझ में आया? 5 थिंग 5 प्लेसेस सर्कुलर में 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज। अगर इसमें नेकलेस का केस आ जाता है, ठीक है, नेकलेस वर्ड आ जाता है, गार्लैंड वर्ड आ जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है, अभी तो केवल फॉर्मूले याद कर लो, डिटेल में करने का टाइम नहीं है। ठीक है, नेकलेस का केस आ गया, आंसर क्या लिख दोगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके बाद अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, जैसे मान लिया 5 बॉयज 4 गर्ल्स हैं, सर्कुलर में बैठे हैं, ठीक है, सर्कुलर में, और कंडीशन है गर्ल्स, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, अब बताओ नो टू वर्ड वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? नो टू वर्ड जिसके साथ है पहले उससे डिफरेंट वाले को अरेंज, यानी कि हम किसको अरेंज करेंगे? किसको अरेंज करेंगे? बॉयज को। तो बॉयज को अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5। 5 बॉयज 5 प्लेसेस सर्कुलर में कितने वेज से अरेंज? 4 फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन में एक ही पर्सन फिक्स होता है, वो हो चुका है। अब बताओ कितने प्लेसेस बचे? 1 2 3 4 5। 5 प्लेसेस 4 गर्ल्स कितने वेज से अरेंज? 5 P 4। समझ में कैसे करना है क्वेश्चन? क्लियर? तो बस ये कॉन्सेप्ट है, परमुटेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक बार परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम। करो फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन सारे खुद ही करोगे एग्जाम वाली फीलिंग के साथ। हो गया सभी का? डन। तो जीबीसी सबसे बेस्ट रहता है इन क्वेश्चंस में, जीबीसी अप्लाई कर दो। ए ऑप्शन लिया, देखो इसमें ना एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर छोटी वैल्यू है, मान लिया यहाँ पे 3 होता, 2 होता, माइनस में कोई वैल्यू होती तो वो एलिमिनेट हो जाती। ठीक है, तो ये तभी आएगा ना जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, अब 5 P 3 बताओ क्या लिखेंगे? 5 × 4 × 3 60 के इक्वल आ रहा है।
ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एन पी आर, एन हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। नेक्स्ट है एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो फैक्टोरियल है ये नोटेशन भी फैक्टोरियल की होती है, तो इतना भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी नोटेशन भी आ सकती है, क्लियर। नेक्स्ट, सॉल्व करो। 5p3, 10p2, 11p5। आंसर देख के मत बताओ, सॉल्व किया। हो गया सभी का, सभी कर पा रहे हैं? किसी का भी ना हो तो मुझे बता देना, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसको इतना कॉन्सेप्ट भी ना आता हो, ठीक है। हर बच्चे को आना चाहिए, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11p5 बताओ कैसे सॉल्व किया। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। चलो, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, NP4। देखो अब n फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना। तो आंसर में देखो -1 हो सकता है, तो ये तो रिजेक्ट कर देते हैं। 6 पुट करके देख लेते हैं, 6p4, इधर 12, 6p2। चेक करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आया, और इधर चेक करो 6 इंटू 5 इंटू 12, सेम वैल्यू आ गई, ये आंसर, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, क्लियर है। ऑप्शन क्लियर, कैसे पुट करके देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व करना पड़ेगा, करो। NPR डिवाइड बाय n माइनस 1 PR माइनस 1। हो गया, देखिए NPR फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इसके डिवाइड में n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। एक बार यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम, केवल फॉर्मूला अप्लाई किया है। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये बना n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ऊपर गया n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, n फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये सेम वैल्यू कैंसिल, कितना आंसर n। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन किया। हाँ जी, n को 2,
आर को 1, तो 2 आंसर आ जाए। तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी ना, एन फैक्टोरियल आएगा कि ये, तो या तो 3 लो, कुछ तो बड़ी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू ले लो, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लो, कर सकते हैं, कर लो, कोई भी वैल्यू कंसीडर करके भी कर सकते हो। वैल्यू कंसीडर करके देखो, मान लिया आपने ले लिया 4p2 यानी कि n4r2, तो ये डिवाइड में क्या हो जाएगा 3p1। 4p2 कितना 4 इंटू 3, ये वैल्यू कितना 3 इंटू 1, सॉल्व करके कितना आ रहा है 4 यानी कि n के इक्वल। ठीक है, तो ऐसे कोई वैल्यू कंसीडर करके भी कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। तो देखो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि 2 + 3 5, 5p6 तो हो ही नहीं सकता। फोर पुट करके आ रहा है, 4 + 3 7, 7p6 डिवाइड बाय 6p4। चेक करते हैं, 7p6 यानी कि 7 6 5 4 3 2, इधर कितना हो जाएगा 6 5 4 3, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, 7 इंटू 2 14 आंसर हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 तो पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्ट कर दें। यहां पर 4 पुट करेंगे तो ये 7 फैक्टोरियल बन जाएगा और 7p4, करो सॉल्व, वैल्यू पुट करके देखो। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 2, 7p2 डिवाइड बाय 7p5, 7p2 यानी कि 7 इंटू 6, ये वैल्यू 7 6 5 4 3, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल, क्या बचा 1/60। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड गिवन है और इसको अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू 8 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सोनेंट ऑड प्लेसेस, हाँ जी हो गया सभी का।
देखो क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट ऑड प्लेसेस। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3। ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं, 1 2 3। 3 प्लेसेस 3 वैल्यू कितने वेज से अरेंज, 3 फैक्टोरियल। रिमेनिंग 3 वैल्यू रिमेनिंग 3 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, डन सभी का, क्लियर है। नेक्स्ट, जब भी ऐसे रिपीटेड वैल्यू आ जाए सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, जो जितने टाइम रिपीट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। सी रिपीट है, ए एन और टी। ये इधर आप लोग कर रहे हो गया सभी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वैल्यू 10 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, 10 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। डन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। जब भी क्वेश्चन में नेवर आ जाए बताओ कैसे सॉल्व करें, टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट बताओ कितने बनेंगे, 4 5 6 7। 7 वैल्यू 7 प्लेसेस 7 फैक्टोरियल। माइनस कर देंगे वोवल्स अकर टुगेदर, ए ई, दो ही वोवल है, एस टी आर एन जी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू 6 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, और ये 2 वैल्यू आपस में 2 फैक्टोरियल। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स को अरेंज करना है, ये तो अभी अभी किया ही था। नेक्स्ट, वोवल्स अकर टुगेदर, वर्ड वही है, क्वेश्चन तो अलग है। वोवल्स अकर टुगेदर, करो सॉल्व। डन सभी का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 थिंग 11 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज, 11 फैक्टोरियल। जो अब वैसे तो टोटल ये बनता, लेकिन ये कह रहे वोवल्स अकर टुगेदर, तो वोवल्स को एक मान लो। ठीक है, वोवल्स कौन कौन से है, ए ई आई, ठीक है, ये 4 वैल्यू है। बाकी क्या बचा, इनको एक मानना है, एम टी एच एम टी सी एस। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन ऐसे करो, सारी वैल्यू डिफरेंट होती तो कैसे करते, तो हम क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वैल्यू 8 प्लेसेस कितने बेस से अरेंज, 8 फैक्टोरियल। ये 4 वैल्यू 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल। अब जो जितने टाइम रिपीट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो, सारी वैल्यू डिफरेंट होती तब करते, जो जितने टाइम रिपीट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, जब थिंग्स आइडेंटिकल हो। ठीक है, क्या कह रहे हो, नेवर अकर टुगेदर। अगर इस क्वेश्चन में होता वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो क्या करते हम,
टोटल माइनस ऑलवेज अकर टुगेदर। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट देखो, 11 वैल्यू 11 प्लेसेस 11 फैक्टोरियल, जो जितने टाइम रिपीट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, माइनस कर देते वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, तो ये नेवर अकर टुगेदर आ जाता। जिन जिन अरेंजमेंट में एक साथ आए वो सारे अरेंजमेंट हमने हटा दिए इसमें से, तो बाकी में तो एक साथ आएंगे ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट करो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट रिमेन अनचेंज। जब भी एक क्वेश्चन आ जाए कैसे करना है, वोवल्स फैक्टोरियल कॉन्सोनेंट फैक्टोरियल। वोवल्स कितने हैं, 1 2 3, 3 वैल्यू 3 प्लेसेस कितने बेस से आ रहे हैं, रिमेनिंग प्लेसेस, रिमेनिंग वैल्यू 5, 5 वैल्यू 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल। सिंपल, जब भी रिलेटिव पोजीशन आए वोवल काउंट कर लो, कॉन्सोनेंट काउंट कर लो, दोनों का फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव बॉयज 3 गर्ल्स, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अब नो टू वर्ड किसके साथ है, गर्ल्स के साथ, तो पहले किसको अरेंज करें, बॉयज को। तो 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस 5 बॉयज कितने बेस से अरेंज, 5 फैक्टोरियल, रिमेनिंग प्लेसेस 6, 6 प्लेसेस 3 गर्ल्स कितने बेस से अरेंज, 6 p 3। हो रहा है सभी से, तो नॉट टू वर्ड जहां भी आ जाए पहले उससे डिफरेंट वाले को अरेंज कर देंगे। ठीक है, किसको नहीं है, नॉट टू वर्ड जिसके साथ भी हो पहले उससे डिफरेंट वाले को अरेंज करेंगे। नॉट टू वर्ड किसके साथ है, गर्ल्स के साथ, तो पहले बॉयज को अरेंज करेंगे। बॉयज देखो कितने हैं, 5, 5 प्लेसेस 5 बॉयज कितने बेस से अरेंज, 5 फैक्टोरियल। बाकी कितने प्लेसेस बचे, 6, 6 प्लेसेस पे 3 गर्ल्स कितने बेस से बैठ सकती है, 6 p 3। हो गए यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 I नेवर कम टुगेदर। तो जब भी क्वेश्चन में नेवर आ जाए कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल माइनस ऑलवेज कम। टोटल अरेंजमेंट पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वैल्यू 11 प्लेसेस कितने बेस से अरेंज, 11 फैक्टोरियल। क्या क्या रिपीट है, S 4 टाइम है, I 4 टाइम है, P 2 टाइम है। हो गया यहां तक। अब 4 I नेवर अकर टुगेदर ना, तो हम इसको एक मान लेंगे, ऑलवेज अकर टुगेदर। बाकी क्या बचा, M S S P P। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो सारी वैल्यू डिफरेंट होती तब करते। तो देखो कैसे करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू 8 प्लेसेस 8 फैक्टोरियल बेस से अरेंज, ये 4 वैल्यू 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज। ऐसे ही करते हैं ना अगर सारी वैल्यू अलग होती। अब जो जो रिपीट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। कैलकुलेशन भी कर लो इसकी। हो गया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। डन। कैसे कह रहे हो, ना हाँ हाँ जी, कैलकुलेशन नहीं हो रही। देखिए इधर 11 10 9
8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल एक कैंसिल हो जाएगा, 24 इंटू 2 माइनस 8 7 6 5 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब कर दो सॉल्व। ये वैल्यू 3 और इधर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाई। हो गया 17 क्वेश्चन डन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करो। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, डिजिट दे रखी है ये 4 डिजिट नंबर। अब बताओ इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो सिंपल क्वेश्चन तो करो, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो बताना कितनी चॉइसेस है, 5 6 7। नेक्स्ट के लिए 5, नेक्स्ट के लिए 4। इतनी बात क्लियर। आगे कह रहा है कि कितने नंबर है जो 3000 से ग्रेटर बनेंगे। अब बताओ 3000 से ग्रेटर बनाने के लिए कम से कम 3 तो लिखना ही पड़ेगा। फिर क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। कितनी चॉइसेस है, 5। एक वैल्यू हमने यूज कर ली, मान लिया ये यूज कर लिया। अब बताओ 6, नेक्स्ट के लिए 4। चेक करो कितना डन सभी का। आसान है ना डिजिट वाले क्वेश्चन भी। 3000 से ग्रेटर नंबर कब बनेगा, जब एटलीस्ट 3 तो लिखे, आगे कुछ ना कुछ तो लिखेंगे तो 3000 से ग्रेटर नंबर। तो 1 2 3 4 5 चॉइसेस है। एक बारी में तो एक ही वैल्यू लिखेंगे। अब बाकी कितनी वैल्यू बची, 6, नेक्स्ट के लिए 5, नेक्स्ट के लिए 4। क्लियर है। नेक्स्ट 3400 से ग्रेटर नंबर बनाने हैं। ध्यान से देखना, जब भी ऐसे बीच की कोई वैल्यू आ जाती है पहले इसको राउंड फिगर में लेके आएंगे। कैसे लेके आते हैं, पहले 3400 से 4000 के बीच के नंबर, दूसरा केस ग्रेटर देन 4000, फर्स्ट केस 3400 से 4000। तो यहां देखो केवल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 लिखते तो 4000 से ग्रेटर हो जाएगा। अब अपने को 400 से ग्रेटर नंबर चाहिए, तो बताओ यहां पे क्या लिख सकते हैं, 4 5 6 7। कितनी चॉइसेस है, 4। मान लिया 7 लिख दिया, 2 डिजिट यूज हो गई। कितनी डिजिट और बची, 5, नेक्स्ट के लिए 4। ये केस समझ में आया। दूसरा केस 4000 से ग्रेटर बताओ कब बनेंगे, जब इधर क्या लिखे, 4 5 6 7। कितनी चॉइसेस है, 4। मान लिया 7 लिख दिया, एक डिजिट यूज कर ली। कितनी डिजिट बची, नेक्स्ट के लिए 4। अब चेक कर लो कितना आंसर। हो गया। देखो 4 डिजिट नंबर बनाने हैं 3400 से ग्रेटर, तो जब भी ऐसे बीच की वैल्यू आ जाती है तो पहले राउंड फिगर में लेके आओगे। फर्स्ट केस 3400 से 4000 के बीच के नंबर, सेकंड केस 4000 से ग्रेटर नंबर। 3400 से 4000 के बीच के नंबर, तो स्टार्टिंग केवल 3 से हो सकती है। 400 से ग्रेटर कब बनेगा, 4 5 6 7। 4 चॉइसेस है, ठीक है। 4 चॉइसेस लिख दी, एक बारी में तो एक ही वैल्यू लिखोगे। टोटल 2 डिजिट यूज हो गई। कितनी डिजिट बची, नेक्स्ट के लिए 5, नेक्स्ट के लिए 4, ठीक है। अब जब 4000 से ग्रेटर नंबर बनाया, ये क्लियर है। हाँ जी, इसमें या तो हम 3400 से 4000 इसके बीच के नंबर बनाएंगे या ग्रेटर देन 4000, एक साथ बन सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक काम होगा ना, एडिशन थ्योरम। चलो अभी सेम क्वेश्चन में मुझे करके बताओ 4500 से ग्रेटर नंबर।
सेम क्वेश्चन पे करके दिखाओ 4500 से ग्रेटर नंबर। पता नहीं क्वेश्चन अभी बनाया। देखिए सबसे पहले यहां 4500 से 5000, सेकेंड केस ग्रेटर देन 5000। फर्स्ट केस लेते हैं 4500 से 5000, तो इधर केवल 4 लिख सकते हैं। 500 से ग्रेटर नंबर कब बनेगा? 5, 6, 7, 3 चॉइसेस, 2 डिजिट यूज कर ली, कितनी डिजिट बची? 5, नेक्स्ट के लिए 4। सेकेंड केस 5000 से ग्रेटर नंबर 5, 6, 7, कितनी चॉइसेस? 3, एक बारी में एक वैल्यू, नेक्स्ट के लिए 6, नेक्स्ट के लिए 5, नेक्स्ट के लिए 4। चेक करो कितना आ रहा है, ये आंसर। क्लियर हो गया? हाँ, ये देखो 4500 से 5000 के बीच के नंबर, तो 4500 4 से स्टार्ट हो सकता है। 500 से ग्रेटर नंबर 5, 6, 7, कितनी चॉइसेस? 3, एक बारी में तो एक ही वैल्यू लिखोगे, 2 डिजिट यूज हो गई, कितनी डिजिट बची? 5, नेक्स्ट के लिए 4। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने डिजिट नंबर बनाने हैं? 7 डिजिट। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो, सारी वैल्यू डिफरेंट होती तब करते। 1 0 2 1 1 3 3 7, ये वैल्यूज है, तो यहां बताओ 0 आ सकता है? कितनी चॉइस? 6। अब इधर तो 0 आ ही सकता है, तो 6, नेक्स्ट के लिए 5, 4, 3, 2, 1, तो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब जो जितने टाइम रिपीट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जब भी ऐसे रिपीटेड वैल्यू हो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो सीधा सीधा अरेंजमेंट करना है। टोटल कितनी बुक है? 9 बुक 9 प्लेसेस, कितने वे से अरेंज हो सकती है? फर्स्ट पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से करो। देखो क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक एक साथ हो, यानी कि जो इकोनॉमिक्स की बुक है ना, तीनों बुक एक साथ रखी हो, हिस्ट्री की बुक एक साथ रखी हो, इंग्लिश की बुक एक साथ रखी हो। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, अब देखो कितनी वैरायटी है बुक्स की? 3 वैरायटी, कितने वे से अरेंज हो सकती है? 3 फैक्टोरियल। अब ये बुक आपस में तो अरेंज हो ही सकती है ना, है तो एक साथ, आपस में कितने वे से? 3 फैक्टोरियल। ये 2 बुक 2 फैक्टोरियल, ये 4 बुक 4 फैक्टोरियल। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन नेशनैलिटी पे भी आ जाता है कई बार कि 3 इंडियन है, 2 अमेरिकन है, 4 जैपनीज है, सेम नेशनैलिटी के पर्सन एक साथ रहेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? देखो जब भी हमें कुछ पर्टिकुलर थिंग एक साथ रखनी है, उनको 1 मान लेते हैं ना। ये कह रहे हैं जो सेम सब्जेक्ट की बुक एक साथ रखी जाएंगी। ये जो 3 इकोनॉमिक्स की बुक है, तीनों बुक एक साथ रखी जाएगी, जहां भी रखेंगे तीनों एक साथ रखेंगे, आगे पीछे अरेंज करते कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री की बुक ये एक साथ रखेंगे और इंग्लिश की बुक ये एक साथ रखेंगे, चारों बुक। ठीक है, अब हो सकता है सबसे पहले आपने इकोनॉमिक्स रखी हो, फिर हिस्ट्री, फिर इंग्लिश, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहले इंग्लिश फिर हिस्ट्री फिर इकोनॉमिक्स, तो ये आपस में कितने वे से अरेंज हो सकती है? 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये हमने अरेंज कर दी, पहले सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बुक रखी हुई है, वो तीनों बुक आपस में तो अरेंज हो ही सकती है,
तो डिफरेंट अरेंजमेंट है कितने बेस से, 3 फैक्टोरियल। ऐसे हिस्ट्री की बुक आपस में तो अरेंज हो ही जाएगी 2 फैक्टोरियल, और इंग्लिश की बुक आपस में अरेंज हो जाएगी 4 फैक्टोरियल, है एक साथ ही। ठीक है, कौन से पार्ट में? सेम सब्जेक्ट की बुक है लेकिन बुक डिफरेंट है, सारी बुक अलग अलग है, सेम नहीं है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट सेम है, हो सकता है अलग अलग राइटर की हो सकता है अलग क्लास की हो, अलग अलग बुक्स है, बिल्कुल सेम बुक नहीं है। हाँ, इसलिए डिवाइड नहीं किया। जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तब डिवाइड में जाता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कभी भी डिवाइड में नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनैलिटी पे भी आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन कराना। ठीक है, जैसे मान लिया ऐसे दे रखा है 3 इंडियन है, 2 जैपनीज, 4 अमेरिकन, सेम नेशनैलिटी के पर्सन एक साथ रहेंगे तो 3 तरह की नेशनैलिटी हो गई, 3 फैक्टोरियल, फिर वो आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, 9 पेपर है, अरेंज करना है, बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। तो बताओ जब भी क्वेश्चन में नेवर आता है कैसे सॉल्व करते हैं? टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट बताओ, 9 पेपर 9 प्लेसेस कितने बेस से अरेंज, माइनस कर देंगे 2 पेपर एक साथ, बाकी कितने बचे? टोटल कितने हो गए? 8 पेपर 8 प्लेसेस कितने बेस से अरेंज, 8 फैक्टोरियल, और ये 2 आपस में कितने बेस से अरेंज, 2 फैक्टोरियल। अब इस वैल्यू को देखो क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 8 फैक्टोरियल, क्या बचा? 9 माइनस 2, तो ये आ गया 7 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, मैंने तुम्हें बताया भी था। 2 पर्टिकुलर थिंग, अगर 2 पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर टुगेदर हो, नेवर अकर टुगेदर, तो आंसर हमेशा होता है n माइनस 2 n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो यहां पे 9 थिंग्स थी तो 9 माइनस 2 7 इंटू 8 फैक्टोरियल, हमेशा ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट करो, ये तीनों सिस्टर एक साथ बैठेंगी, 4 ब्रदर अलग अलग, टोटल कितने हो गए? 5 पर्सन 5 प्लेसेस कितने बेस से अरेंज, और ये 3 सिस्टर आपस में 3 फैक्टोरियल। सिंपल है। सेकंड पार्ट करो, नो टू वर्ड किसके साथ है? सिस्टर के साथ, तो पहले किसको अरेंज करोगे? ब्रदर। 4 प्लेसेस 4 ब्रदर कितने बेस से अरेंज? 4 फैक्टोरियल। रिमेनिंग प्लेसेस 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस 3 सिस्टर कितने बेस से अरेंज? 5p3। बताओ समझ में आया क्या? सभी कर पा रहे हैं? इधर गुम गया, कहा? इधर हो गया, इधर पीछे, ये खुद करो। तू तो सबसे पहले आंसर निकाल के बैठा था, वापस बता दो तो वो पूछ लेगा। हाँ, तू अपना ध्यान रख, ठीक है? वो अपना ध्यान रख लेगा। हाँ जी, क्वेश्चन करो। उसको मैं बताऊंगी नहीं, उसको मैं बताऊंगी नहीं, बता दूंगी। तुम पूछोगे बता दूंगी मैं, ठीक है? वहां सिफारिश की जरूरत नहीं है।
करो क्वेश्चन। हाँ वापिस करना है। तुम्हारा हो गया? हो गया? पीछे लास्ट सेकंड बेंच। ये क्वेश्चन ठीक से कर लिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा अच्छे से। सिलेक्टेड से क्वेश्चन डाल रखे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। देख लो, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं, तुम खुद देख लो पेपर। ठीक है, मैं बोलूंगी फिर तुम यकीन नहीं करोगे, इससे अच्छा खुद देख लो। देखो क्या कह रहे हैं, अ फैमिली ऑफ 4 ब्रदर 3 सिस्टर, अरेंज करना है ऑल सिस्टर सिट टुगेदर। तो कुछ पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर टुगेदर, तो उनको 1 मानते हैं। तो ये कह रहे हैं 3 सिस्टर एक साथ आएंगी, तो 4 ब्रदर अलग अलग। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 वैल्यू 5 प्लेसेस कितने बेस से अरेंज? 5 फैक्टोरियल। ये 3 वैल्यू आपस में कितने बेस से अरेंज? 3 फैक्टोरियल। यहां तक बात क्लियर? अब ये कह रहे हैं नो टू। नो टू वर्ड किसके साथ है? सिस्टर्स के साथ। नो टू वर्ड जिसके साथ भी हो पहले उसे डिफरेंट वाले को अरेंज करते हैं। तो यानी कि पहले हम किसको अरेंज करेंगे? ब्रदर को। तो 4 प्लेसेस 4 ब्रदर कितने बेस से अरेंज? 4 फैक्टोरियल। रिमेनिंग प्लेसेस देखो कितने बचे? 1 2 3 4 5। 5 प्लेसेस 3 सिस्टर कितने बेस से अरेंज? 5p3। ठीक है, डन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक के क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बना के दे रखी थी, इसमें बस खुद लिखना है। क्या कह रहा है? 6 टाइम नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग टेकन 3 एट ए टाइम। n थिंग है, उसमें से कितनी वैल्यू अरेंज करनी है? 3 वैल्यू। किसके इक्वल है? 7 टाइम नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n-1 थिंग टेकन 3 एट ए टाइम। तो ये पहले दे रखा होता था, इसमें खुद लिखना है। इतनी सी बात है, अब कर दो सॉल्व। हाँ तो पढ़ना ही आना चाहिए ना। हाँ हाँ, देखो हो रहा है क्या सभी का? देखो क्या कह रहा है? 6 n/p3 यानी कि 3 स्टेप डिमिनिशिंग वैल्यू n-1 n-2। इधर लिखा n-1 n-2 n-3। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल। कितना बचा? 6n। इधर 7n - 21, तो n की वैल्यू 21। ठीक है, जीबीसी भी कर सकते हो गया 24 क्वेश्चन। नेक्स्ट, केसेस विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। पहले तो ये बताओ 8 पर्सन 8 प्लेसेस सर्कुलर में कितने बेस से आ रहे हैं? 7 फैक्टोरियल। अब ये कह रहा है कि सर्कुलर में बैठे हैं 2 पर्टिकुलर पर्सन एक साथ आएंगे। बाकी बताओ कितने बचे? 6 और बचे, है ना। टोटल कितने हो गए? 7। 7 पर्सन 7 प्लेसेस सर्कुलर में कितने बेस से आ रहे हैं? 6 फैक्टोरियल। और ये 2 आपस में कितने बेस से आ रहे हैं? 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? रिपीट कर देती हूँ। 8 पर्सन है, राउंड टेबल पे बैठे हैं, 2 पर्टिकुलर पर्सन एक साथ आएंगे। ठीक है, तो इनको एक मान लिया,
बाकी सब अलग अलग। तो देखो इन दो के अलावा 6 पर्सन हो रहे हैं, टोटल 7 हो गए। 7 पर्सन 7 प्लेसेस, सर्कुलर में कितने वेज से अरेंज 6 फैक्टोरियल, और ये 2 आपस में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ जी 25 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट करो, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, नो टू बॉयज आर एडजेसेंट। नो टू वर्ड किसके साथ है, बॉयज के साथ। तो पहले किसको अरेंज करेंगे, गर्ल्स को। तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस 6 गर्ल्स, सर्कुलर में कितने वेज से अरेंज 5 फैक्टोरियल। रिमेनिंग प्लेसेस 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस 6 बॉयज, कितने वेज से अरेंज 6 फैक्टोरियल। बताओ बात समझ में आई क्या, आसान है। चलो एक बार यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम, परमुटेशन सबको समझ में आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स ऑर्डर डजंट मैटर। तो इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको, कमेटी, टीम, ग्रुप, सिलेक्शन, चूज, चॉइस, इस टाइप की वर्डिंग मिले या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो, हर जगह क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। इतनी बात क्लियर है। अब एक बार मुझे सॉल्व करके बताओ, एन सी आर सॉल्व करना आता है, बताओ किसके इक्वल, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां तक की बात क्लियर है। एक बार सॉल्व करके बताओ 5C3 कैसे लिखें इसको, 5 4 3 डिवाइड बाय 3 2 1, करो सिंप्लीफाई, कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 10। सिमिलरली सॉल्व करो 5C2, करो सिंप्लीफाई, 5 इंटू 4 2 इंटू 1, सिंप्लीफाई किया 10। सबको कैलकुलेट करना आया ये। एक क्वेश्चन और करो, 7C4 कितना, 35। अब सॉल्व करो 7C3, सॉल्व कर लो, 35 आ रहा है, हाँ हाँ करके देख लो, कर लिया 35, ओके मान लेती हूं। नेक्स्ट है 7C6, हाँ 10C6, 10C6 कितना, 210, 10C4 सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 24, कितना आ रहा है, 210। इतनी बात क्लियर है। तो देखो यहां वैल्यू सेम आ रही है, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, ठीक है। क्यों आई ये वैल्यू सेम, देखो इधर 3 और 2 टोटल बताओ किसके इक्वल, 5, इधर 4 और 3 टोटल किसके इक्वल, 7, इधर 6 प्लस 4 किसके इक्वल, 10। तो कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि जब भी आप एन सी आर इसको सॉल्व कर लो, या एन सी, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 3 कितना डिफरेंस है, 2। यहां देखो 7 और 4 कितना डिफरेंस है, 3, 10 और 6 कितना डिफरेंस है, 4। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, n माइनस आर। तो दोनों को सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं एन सी आर किसके इक्वल, एन सी एन माइनस आर। क्लियर है रिजल्ट। दूसरी बात, अच्छा इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे 24 C23 सॉल्व करना है, अभी तो कितना लेंथी हो जाएगा ना, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 24
C1। अब सॉल्व करना आसान हो गया ना, तो ये कितना आ गया 24। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन और करो, 24C0, बताओ कितनी वैल्यू आएगी 1। 24C24, क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब अगर मान लिया दो वैल्यू इक्वल है, 5C2 और 5C3, बताना इक्वल आएंगे ना हमेशा? तो अगर मुझे यहां पे x दे रखा हो, ठीक है, तो बताओ या तो x ये 2 के इक्वल ही है तभी तो इक्वल आएंगे ना, या फिर इन दोनों की एडिशन बताओ 5 के इक्वल, यानी कि x की वैल्यू कितनी 3। समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा रिजल्ट है हमारे पास, अगर NCX NCY के इक्वल हो तो या तो x और y दोनों बिल्कुल सेम है, या इन दोनों की एडिशन n के इक्वल है। दोनों रूल क्लियर है? तो पहला रूल बताओ क्या था, NCR, सबकी आवाज किसके इक्वल, NCN माइनस R। दूसरा, अगर NCX NCY के इक्वल है तो या तो x y के इक्वल है या इन दोनों की एडिशन n के इक्वल है। क्लियर है ये रूल? थर्ड, n+1 CR किसके इक्वल, NCR NCR माइनस 1। तो इसमें ऊपर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू में 1 का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे और इनमें जो बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ये हमेशा होगा। जैसे सॉल्व करके देख लेते हैं, 5C2 प्लस 5C3, चेक कर लेते क्या 6C3 आता है। एक बार 5C2 को सॉल्व करो, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 10। 5C3 को सॉल्व करो 10। अब 6C3 को सॉल्व करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, कितना 20। आ रही है ना सेम वैल्यू, तो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम है, इन वैल्यू में 1 का गैप है, तो ऊपर वाली वैल्यू में 1 ऐड, इनमें जो बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर दो वैल्यू आ जाए, मान लिया कुछ ऐसा आ गया, 5C2 5C3 का 2 टाइम 5C4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7C4। चेक करो एक बार, 5C2 को सॉल्व करो 10, इस वैल्यू को सॉल्व करो 5C4 कितना आ गया 35। 7C4 को सॉल्व करो, कितना आ रहा है 35। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम हो 5 5 5, इन वैल्यू में 1 का गैप हो और बीच वाली वैल्यू के साथ 2 हो, तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू में 2 ऐड कर दो। ठीक है, और इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू। क्लियर है दोनों रूल? ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू सेम हो, इन वैल्यू में 1 का गैप हो, बीच वाली वैल्यू के साथ 2 हो, तो हमेशा आंसर होता है ऊपर वाली वैल्यू में 2 ऐड, इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू। क्लियर है यहां तक? ठीक है, 5C यहां पर 2 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, यहां तक बताओ बात क्लियर है? अब अगर मान लिया कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके 5 फ्रेंड्स है, पार्टी के लिए इनवाइट किया है, 1 2 3 4 5, एक या उससे ज्यादा फ्रेंड आ जाएगा, 1 और मोर, एक या उससे ज्यादा फ्रेंड। ठीक है, अब बताओ कि जो पहला फ्रेंड है उसके पास कितनी चॉइस है 2, या तो वो आपकी पार्टी में आएगा या नहीं आएगा। सेकंड फ्रेंड के पास या तो वो आएगा या नहीं आएगा। फर्स्ट फ्रेंड के पास 2 चॉइस, सेकंड के पास 2 चॉइस, हर एक के पास कितनी चॉइसेस है 2 चॉइस। अब एक केस फर्स्ट फ्रेंड नहीं आ रहा, सेकंड भी नहीं आ रहा, थर्ड भी नहीं आ रहा, फोर्थ भी नहीं आ रहा, फिफ्थ भी नहीं आ रहा, एक ही केस बनेगा ना ऐसा, बाकी में कोई ना कोई तो आएगा ना। ठीक है, बाकी केसेस में कोई ना कोई आएगा, तो एक केस जब कोई भी नहीं आ रहा वो एक केस इसमें से हटा देंगे। क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन में 1 और मोर आ जाए तो आंसर हमेशा क्या होता है 2 की पावर n-1। क्लियर है ये बात?
कहीं पे भी क्वेश्चन में 1 और मोर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो यहां तक बताओ कोई भी प्रॉब्लम? अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं 5 फ्रेंड में से एक फ्रेंड आ गया, या फिर 2 फ्रेंड आ गए, 3 4 5, और बीच में देखो एडिशन थ्योरम, क्योंकि या तो एक आएगा या 2 आएंगे या 3 आएंगे, एक साथ तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल होती है? ठीक है, तो nc1 प्लस nc2 अप टू सॉन ncn किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल। ओके, तो ये 4 रिजल्ट बताओ क्लियर हो गए क्या? तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट रिजल्ट ncr बताओ किसके इक्वल? cn माइनस r। फर्स्ट रिजल्ट क्लियर है। सेकेंड रिजल्ट है अगर ncx ncy के इक्वल हो तो या तो x y के इक्वल है या इन दोनों की एडिशन n के इक्वल है। क्लियर है ये रूल? थर्ड है अगर आपको दे रखा है ncr माइनस 1, बताना किसके इक्वल? n प्लस 1 cr। फोर्थ हमारा हो जाएगा ncr माइनस 1 का 2 टाइम ncr माइनस 2, बताओ किसके इक्वल? प्लस 2cr। ठीक है, और nc1 nc2 अप टू सॉन ncn बताओ किसके इक्वल? 2 की पावर n माइनस 1, या फिर हम कह सकते हैं 1 और मोर, या एटलीस्ट 1 कहीं पे भी आए, आंसर 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये 5 रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम? एक बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। लास्ट सेकंड है, ऊपर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, इन वैल्यू में 1 का गैप होना चाहिए, बीच वाली वैल्यू के साथ 2 होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस है तो ऊपर वाली वैल्यू में 2 ऐड कर दो, इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू ले लो। ठीक है, तो एक बार इस पे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। कौन सा? 1 और मोर, जैसे 5 फ्रेंड्स को आपने इनवाइट किया था पार्टी के लिए, और उसमें से कम एक फ्रेंड तो आ जाएगा, लेकिन हो सकता है 2 फ्रेंड आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, या सारे के सारे आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात नहीं कर रही, 5 को बुलाया 10 आ गए, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रही। तो कम से कम एक तो आएगा 5c1, या हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, 4 या 5 के 5 आ जाए। ठीक है, अब एक और तरीका देखो इस क्वेश्चन को करने का। फर्स्ट फ्रेंड, उसके पास कितनी चॉइस है? वो आपकी पार्टी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सेकंड फ्रेंड, उसके पास भी 2 चॉइस है। थर्ड फ्रेंड, उसके पास भी 2 चॉइस है। हर एक के पास 2 चॉइसेस है। अब एक केस जब पहले वाले ने भी सोच लिया नहीं जा रहे, दूसरे वाले ने भी यही सोचा नहीं जा रहे, तो एक ही केस ऐसा बनेगा ना जब सबने सोच लिया हम जाएंगे ही नहीं, तो एक केस इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो कम से कम कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। डन? तो एक बार इस पे बेस क्वेश्चन ट्राई करो। 27 क्वेश्चन, 51c31 बताओ क्या लिखे? 51c 51 माइनस 31 कितना आ जाएगा? 20। सिंपल है। तो कौन सा रिजल्ट लगा सबकी आवाज? NCR किसके इक्वल? NCN माइनस R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इक्वालिटी का साइन है NCX NCY के इक्वल है तो या तो 10 14 के इक्वल है, पर 10 14 के इक्वल होता है नहीं, या फिर इन दोनों की एडिशन n के इक्वल है। तो 10 प्लस 14 किसके इक्वल? n। n कितना? 24। अब 25c24 कर सकते हो फाइंड आउट। NCR किसके इक्वल होता है? NCN माइनस R। तो इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? 25c1। ठीक है, तो बताओ कितना आंसर? 25। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? किसको नहीं आया? तो कौन सी दुनिया में रहता है? अच्छा, हाँ जी, सेकेंड रूल बता, क्या बताया था? तो खुद ही बताएगा आंसर, मैं तो लिख ही नहीं रही, लो हटा दिया। NC सेकेंड रूल बता, पहले क्या बताया था? NCY तो या तो X
इक्वल है या n के इक्वल है। ठीक है, x प्लस वाई 10 14 के इक्वल दिख रहा है तुझे? तो यानी कि इन दोनों की एडिशन n के इक्वल है, यानी कि 10 प्लस 14 किसके इक्वल है? n के इक्वल। क्लियर इतनी बात? अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है? 25 c 24, 25 c 24 बता क्या लिखेगा? 25 c 1। ठीक है, ये आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व 29। तो या तो n प्लस 2 के इक्वल है या इन दोनों की एडिशन 18 के इक्वल है। हो गया सभी का? इन दोनों की एडिशन n प्लस 2 18 के इक्वल, 2n 16, n की वैल्यू 8। ठीक है, 30 रहने दो एक बार। 31 क्वेश्चन, एक सेकेंड, एक रिजल्ट और। ये बताओ n c r फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और n p r क्या फॉर्मूला होता है? ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां तक की वैल्यू आपको किसके जैसी दिख रही है? NPR। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, इधर NPR डिवाइड बाय R फैक्टोरियल, इसको उधर ले जाऊं तो NPR किसके इक्वल? NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो एक ये रिलेशन भी अपने को पता होना चाहिए। NPR इसका मतलब क्या है? टोटल n थिंग है, यही मतलब है। टोटल n थिंग्स है जिसमें से r थिंग्स अरेंज करनी है, r थिंग्स अरेंज करनी है, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, जैसे मान लिया 5 पर्सन थे, 5 पर्सन, और उनको 3 प्लेसेस पे बिठाना है 3 पर्सन को, है ना? तो देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 पर्सन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूं कि पहले मैं डिसाइड ही कर लूं कि कौन से 3 पर्सन यहां बैठेंगे, पहले पर्सन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी बिठाया नहीं उनको, केवल सिलेक्ट कर लिया। तो बताओ कौन कौन सी चॉइस हो सकती है? 5 में से 3 पर्सन सिलेक्ट कर लें, 5 से 3 बताओ कितना आएगा? 10। कौन कौन सी हो सकती है वो चॉइस? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आ सकता है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ आ सकता है, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ आ सकता है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ आ सकता है, और सेकंड थर्ड फोर्थ आ सकता है, सेकंड थर्ड फिफ्थ आ सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ सकता है। और क्या चॉइस है? फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और चॉइस आएगी 2 4 5। ठीक है, तो ये 10 चॉइसेस हो गई अपने पास। इन 10 में से कोई भी आ सकता है जो इधर बैठेगा। अब ये 10 चॉइसेस समझ में आ रही है? 5 C 3 हमने डिसाइड कर लिया कौन से 3 पर्सन यहाँ आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ आ सकते हैं, कोई भी आ जाएंगे। अब बताओ ये 3 पर्सन 3 प्लेसेस कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? एक बारी में तो मान लिया एक ही सेट बैठेगा ना 3 पर्सन का, तो 1 2 3 मान लिया ये डिसाइड हो गए। अब इनको बिठाते हैं, ये ऐसे भी तो बैठ सकते हैं, सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट थर्ड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, या थर्ड सेकंड फर्स्ट। समझ में आ रहा है? तो ये 3 पर्सन 3 प्लेसेस कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया? 5 भी 3 करना था, है ना? 5 में से 3 पर्सन को अरेंज करना था। हमने क्या किया? पहले वो पर्सन सिलेक्ट कर लिए, अब 3 पर्सन 3 प्लेसेस कितने वे से बिठा दिए? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये रिलेशन बताओ समझ में आ रहा है क्या? तो एक ये रिजल्ट अपने को पता होना चाहिए। NPR बताना किसके इक्वल? NCR इंटू R फैक्टोरियल। पहले सिलेक्ट कर लो वो R पर्सन, फिर उनको अरेंज कर दो। ठीक है, अब करो ये क्वेश्चन 31। ये कह रहे हैं NPR 336 है, NCR 56 है,
तो ये बताओ एनपीआर होता क्या है? एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। एनपीआर कितना है? 336, एनसीआर 56 इंटू आर फैक्टोरियल। तो एक बार चेक करो कितना आ रहा है। 336 बाई 56 इज इक्वल टू कितना? 6। आर फैक्टोरियल 6 आ गया, यानी कि 3 फैक्टोरियल। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आर आ गया 3। कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, तो इसमें चेक कर लो एन 8। तो 8p3 चेक करो कितना आ रहा है? 8 इंटू 7 इंटू 6 336। ठीक है, क्लियर है ये रूल? तो ये 6 रिजल्ट देखो, एक और इसमें ऐड कर लिया, एक ये रिजल्ट हो गया एन पी आर, किसके इक्वल? एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना ये वाले रिजल्ट, इनमें से एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एन पी आर बताना किसके इक्वल? एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। एन सी आर किसके इक्वल? एन सी एन माइनस आर। अगर एन सी एक्स एन सी वाई के इक्वल है तो या तो एक्स वाई के इक्वल है या इन दोनों की एडिशन एन के इक्वल है। नेक्स्ट है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 किसके इक्वल? एन प्लस 1 सी आर। और अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे वाली वैल्यू में 1 का गैप है और बीच वाली वैल्यू के साथ 2 है, तो ऊपर वाली वैल्यू में 2 ऐड और इनमें जो बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू। NC1 NC2 अप टू सोन NCN किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n माइनस 1, या 1 और मोर कहीं पे भी आ जाता है आंसर 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये 6 रूल में से मोस्ट इंपोर्टेंट रूल से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे यूज होना है वो क्लियर हो गया सभी को? तो ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। अभी करो 32 क्वेश्चन। देखो ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे वाली वैल्यू में 1 का गैप है, तो ऊपर वाली वैल्यू में 1 ऐड, इनमें जो बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू, तो 13C4। तो अभी कैलसी पे देखो 4 फैक्टोरियल तो हमें पता ही है 24, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 24 हो गया सभी का? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो इसकी कॉम्बिनेशन के। सबसे पहले देखो क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ 7 जेंट्स 4 लेडी, एक कमेटी बनानी है। कमेटी वर्ड आ गया मतलब क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। कितने की कमेटी बनानी है? 5 मेंबर की। 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। टोटल कितने हैं? 7 जेंट्स 4 लेडी। तो देखो टोटल पर्सन कितने हैं? 11। 11 में से कोई भी 5 की कमेटी बना दो, सीधी सीधी सी बात होती है। लेकिन ये कह रहा है कि जो कमेटी आप बना रहे हो ना, कैसे बनानी है? इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी तो आए। ये कह रहा है एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी हो। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो कम से कम एक लेडी तो लेनी ही है, तो क्या केसेस बनाओगे? हम एक लेडी लेते हैं 4C1, एक मेंबर आ गया। कितने मेंबर और चाहिए? 4, तो वो क्या लेने पड़ेंगे? जेंट्स, तो 7C4। समझ में आई इतनी बात? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना हम 2 लेडीज ले लें, तो जेंट्स बताओ कितने लेंगे? 3। अगर हम 3 लेडीज ले लेते हैं तो जेंट्स 2, अगर हम 4 लेडी ले लेते हैं तो जेंट्स 1। ये केसेस क्लियर? अब बीच में बताओ कौन सी थ्योरम? एडिशन, क्योंकि या तो हम एक बारी में एक लेडी लेंगे या 2 लेडी लेंगे, एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 4C1 4, 7C4 7C3 के इक्वल 7 6 5 बाई 6, 4 इंटू 3 बाई 2, 7 6 5 बाई 6, 4 7 6 2, ये वैल्यू 7। हो गया? क्लियर है?
कर पा रहे हैं सभी? इधर हो रहा है? ये डायरेक्ट ऑन कैलसी कर लो, टेंशन ना लो। 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड 6 मेमरी प्लस 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड 2 डिवाइड 6 मेमरी प्लस 4 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड 2 मेमरी प्लस 7 मेमरी प्लस एमआरसी। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन ए पेपर फ्रॉम 2 ग्रुप 5 क्वेश्चन ईच यू हैव टू आंसर एनी 6 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, टोटल 2 ग्रुप है जिनमें से 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और कम से कम 2 हर एक ग्रुप से होने चाहिए, एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच। करो सोल्व। कम से कम 2 तो हर एक से करनी है, तो बताओ इससे कितने क्वेश्चन कर लें? 2 कर लें? 2 तो करने ही पड़ेंगे। अब बताओ टोटल तो 6 क्वेश्चन करने थे ना, 2 हमने यहां से कर लिए, कितने और करने पड़ेंगे? 4। तो 5C4। केस समझ में आ रहा है? सेकेंड केस, अगर हम पहले वाले से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो दूसरे वाले से 3। अगर पहले वाले से 4 क्वेश्चन करते हैं तो दूसरे वाले से 2। अब 2 तो हर एक से करनी ही है ना, ठीक है। तो ये केसेस बन जाएंगे। करो सिंप्लीफाई। इधर आप नहीं कर रहे? पहले सॉल्व तो कर लो। ये डायरेक्ट हो रहा है कैलसी पे? नहीं, इसको 5C3 पता ही है। अच्छा, हाँ जी, हो गया सभी का 34 क्वेश्चन। 5C2 कितना होता है? 5C4 5, 5C3 5C4 5C2 100 प्लस 100 200। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन, एक 10 रुपी नोट है, एक 5 रुपी, एक 2 रुपी और एक 1 रुपी। तो हमें बताना है कितने वे से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कोई ना कोई कॉइन तो लेना ही पड़ेगा ना। तो 1 और मोर की सेंस आ रही है, तो 1 और मोर की सेंस आ रही हो तो आंसर 2 की पावर n माइनस 1। कितनी वैरायटी है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 माइनस 1। डन। ये कह रहे हैं कितने वे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कोई ना कोई कॉइन तो लेना ही पड़ेगा ना, कोई ना कोई नोट तो लेना पड़ेगा। तो 1 और मोर की सेंस आ रही है, हो सकते हैं सारे के सारे ले लें, ठीक है। तो कितनी वैरायटी है? 4, तो 2 की पावर n माइनस 1। ऐसा भी कर सकते हैं 4 में से कोई एक, 4C1, या 4 में से कोई 2, 3 या 4, ठीक है। सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट करो। ये कह रहे हैं एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, लेकिन टोटल 6 क्वेश्चन है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चंस है ना उनके ऑल्टरनेट है, फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हो, सेकंड पार्ट भी, कोई एक करना है, ठीक है। अब बताओ आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए कितनी चॉइसेस है? 2 या 3? छोड़ भी तो सकते हो, ठीक है। हो सकता है करो ही ना, क्योंकि इसने बोला एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन करो ही ना, तुम बाकी क्वेश्चन कर रहे हो। क्लियर है? तो कितनी चॉइसेस है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? 3 की। हो सकता है छोड़ दिया, अगर कर रहे हो तो उसका फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हो या सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कितनी चॉइस? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 3, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 चॉइस। अब एक केस जब आपने कुछ भी नहीं किया, वो एक केस इसमें से हटा देंगे। तो जब भी 1 और मोर के साथ ऑल्टरनेटिव वर्ड भी हो तो आंसर हमेशा 3 की पावर n माइनस 1।
हो गया। नेक्स्ट करो। इसके बाद एक बार ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स और एक्सप्लेन कर देती हूं। सीधे सीधे फॉर्मूले बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले अगर n पॉइंट्स की बने, स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? ये होता है NC2। देखो n पॉइंट्स है, कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो n में से C क्यों लगा? क्योंकि हम A को B से मिलाएं या B को A से मिलाएं, एक ही बात है। एक बारी में तो 2 ही पॉइंट लेंगे ना, तो सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट एट ए टाइम, ठीक है। तो NC2 क्लियर है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनती है? NC2। ट्रायंगल्स बताओ कितने बनेंगे? ट्रायंगल्स NC3। क्वाड्रिलेटरल्स कितने बनेंगे? NC4। इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन? अब आपको अगर दे रखे हैं n पॉइंट्स और कुछ पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है 3 पॉइंट, एटलीस्ट 3 पॉइंट ऑन ए लाइन, ठीक है। तो अगर m पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट है, m पॉइंट्स कोलिनियर, तो इस केस में बताओ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? सीधा सीधा फॉर्मूला बता देती हूं। स्ट्रेट लाइन बनेगी NC2 माइनस MC2 प्लस 1। कि जो पॉइंट कोलिनियर थे ना, उनसे जो 2 पॉइंट लेके आपने लाइंस बना दी, वो नहीं बनानी, लेकिन वो एक लाइन तो बनेगी, तो प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद करो। n पॉइंट्स है जिन विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो लाइन बताओ कितनी बनेगी? NC2 माइनस MC2 प्लस 1। ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? NC3 माइनस MC3। इसमें प्लस 1 नहीं करना, क्योंकि देखो ये मान ली ये पॉइंट है कोलिनियर, आपने इन तीनों को लिया, एक लाइन बना दी, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दी, इनको लिया और एक ट्रायंगल बना दी। लेकिन आपको ये ट्रायंगल दिख रही है? कोई भी पॉइंट ले लो, ट्रायंगल तो बनेगी ही नहीं ना, लाइन तो बन रही थी एक, ठीक है। तो इसमें प्लस 1 नहीं करना है। ओके यहां तक? तो ये 2 पार्ट ये हो गए। नेक्स्ट है, अगर n पॉइंट्स गिवन है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? डायगोनल्स का फॉर्मूला याद कर लो अभी तो, NC2 माइनस n, इतने डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन रहने दो अभी, वो तो क्लास में हमने कर ही ली थी। तो अभी केवल फॉर्मूला याद कर लो। n पॉइंट्स है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? NC2 माइनस n, ठीक है। अगर कुछ लाइंस ऐसे है, कुछ लाइंस ऐसे है, मींस m हॉरिजॉन्टल लाइन है, n वर्टिकल लाइंस है, n वर्टिकल लाइंस, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने बनते हैं? सीधा फॉर्मूला याद करो, MC2 NC2, इतने पैरेललोग्राम बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर अपने को एक सर्कल दे रखा है, सर्कल पे कुछ पॉइंट्स हैं और कोर्ड्स बनानी है। कोर्ड्स देखो कोई भी 2 पॉइंट मिला देंगे तो कोर्ड बन जाएगी ना। तो नंबर ऑफ कोर्ड्स होती है NC2, ठीक है। बस ये फॉर्मूले है। बताओ एक बार मेरे साथ साथ बोलना, अगर टोटल n पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? C2। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल NC4। अगर कुछ पॉइंट कोलिनियर है, m पॉइंट्स कोलिनियर है, टोटल n पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? NC2 माइनस MC2 प्लस 1। ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? NC3 माइनस MC3। डायगोनल्स कितने बनेंगे? NC2 माइनस n। अगर m हॉरिजॉन्टल लाइन है, n वर्टिकल लाइन है, पैरेललोग्राम कितने बनेंगे? MC2 NC2, ठीक है। और अगर हमें सर्कल पे पॉइंट से रखे तो कोर्ड्स कितनी बनेगी? C2। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चंस करके देखो, करो सॉल्व। पैरेललोग्राम बनाने हैं, 4 लाइंस ऐसे दे रखी है, 3 लाइन ऐसे दे रखी है, तो बताओ 4C2 3C2, ठीक है, MC2 NC2। सॉल्व कर दो। फोर इंटू 3/2 इंटू 3, 18।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पॉइंट्स है। नो 3 ऑफ ईच आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है एक्सेप्ट दैट 6 पॉइंट, केवल 6 पॉइंट को छोड़ दें तो बाकी कोई भी कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब क्या है? 6 पॉइंट कोलिनियर है, 6 पॉइंट कोलिनियर, टोटल 12 पॉइंट है। तो n कितना है? 12, m कितना है? 6। तो बताओ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? फॉर्मूला सबकी आवाज, NC2 माइनस MC2 प्लस 1। तो पुट कर दो 12C2 माइनस 6C2 प्लस 1, करो सिंप्लीफाई। अभी लास्ट मोमेंट के लिए तो बस फॉर्मूले याद कर लो, डेरिवेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग हमने कर ही ली थी लेक्चर्स में कैसे आते हैं फॉर्मूले। डन सभी का? 39 क्वेश्चन, टोटल 12 पॉइंट्स है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है एक्सेप्ट दैट ऑफ 6 पॉइंट। तो कितनी ट्रायंगल बन सकती है? एक बार फॉर्मूला सबकी आवाज, NC3 माइनस MC3। तो क्या हो जाएगा? 12C3 माइनस 6C3। करो सॉल्व। हो गया? नेक्स्ट 21 पॉइंट्स है, नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी होगी? NC2। तो 21C2 कर दो सॉल्व। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल बताओ कितने बनते हैं? NC2 माइनस n। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है? 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में, डेकागन में 10। तो बस ये पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। अब बताओ 6 है, डायगोनल कितने बनेंगे? फॉर्मूला एक बार बताना, n। अरे बताओ सबकी आवाज, तो 6C2 माइनस 6। करो सॉल्व। कर पा रहे हैं सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नंबर ऑफ हैंडशेक्स, नंबर ऑफ हैंडशेक्स हमेशा होते हैं NC2, ठीक है, क्योंकि देखो 2 पर्सन एक बारी में हाथ मिलाएंगे, ठीक है। अब ए ने बी से मिलाया या बी ने ए से, मतलब तो एक हैंडशेक से ही है ना, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा ना कि ए ने बी से मिलाया कि बी ने ए से मिलाया। तो बताओ हमेशा नंबर ऑफ हैंडशेक्स NC2। ये कह रहे कितने हैंडशेक्स हुए? 66। तो गेस्ट कितने थे? n फाइंड आउट करना है। तो गो बाय चॉइस से भी कर सकते हो, करो सॉल्व। (12C2) करते हैं तो कितना आया? 12 इंटू 11/2। कर रहे हैं सेटिस्फाई? ये ऑप्शन आंसर, ठीक है। हाँ जी, ये बताओ सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या? चलो, तो कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, बाय बाय।